अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। अब पिछले लेक्चर में हमने केमिकल फार्मूला पढ़ा था, उसको लिखने का तरीका पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। ये बेसिकली केमिकल फार्मूले की टाइप है और इसमें इसको हम कैसे लिखते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज डिटरमिन्ड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। अब इसमें जो ओवरऑल परसेंटेज बनती है, जो हमारे पास रेशो आती है कंपाउंड की, उसके थ्रू जो है हम इसका फार्मूला बनाते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल आपको सिलिकॉन की दी हुई है, सिलिका की दी हुई है, SiO2, इसकी रेशो बनी है 1:2। इस तरह ग्लूकोज आ जाता है। ग्लूकोज में सिंपलेस्ट रेशो जो उसकी है 1:1 है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने उसी तरीके से ड्राइव कर दिया है, CH2O। अब इसमें क्या है, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है। तो जब हम उसकी रेशो निकालते हैं, हम ओवरऑल उसकी रेशो लेते हैं 6 1 6 6 2 12 एंड 6 1 6। इस तरह से हमारी ये 1:1 रेशो बन जाती है और हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं। अब वन जो है, वन को हम नहीं लिखते होते, जिसके आगे कोई वैल्यू नहीं लगी हुई, इट मीन्स कि वो अकेला है, वो वन ही है। तो इसलिए उसको हमें वन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम CH2O सिंपली लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आता है आयोनिक कंपाउंड्स एक्सिस्ट इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्म। अब इसमें ये बताया हुआ है थर्ड पैराग्राफ में, ये हमने पहले भी पढ़ा था, कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसमें जो दो एलिमेंट्स मिलके जो कंपाउंड बना रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि एक जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो उनको जो रिप्रेजेंट हम करते हैं वो फार्मूला यूनिट के थ्रू करते हैं। ठीक है। और फार्मूला यूनिट क्या है, वो भी वही चीज है, इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द आयंस एज प्रेजेंट इन द आयोनिक कंपाउंड। ठीक है। और इसमें ये होता है कि अक्सर जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका सिर्फ ये इम्पीरिकल फार्मूला ही होता है। जैसे कि साल्ट है, साल्ट का फार्मूला क्या है, NaCl। साथ तो कोई वैलेंसी नहीं है या कोई इसका मतलब ये सोडियम भी ओनली है, इस तरह क्लोरीन भी है। तो इसको, इसका जो है इम्पीरिकल फार्मूला, कोई भी इसका फार्मूला होगा वो एक ही होगा। जैसे कि NaCl है। अब इसका हम क्या इम्पीरिकल फार्मूला निकालेंगे, तो ऑलरेडी सिंगल फॉर्म में है। तो इस जैसे इसी के केस में एक पोटाशियम ब्रोमाइड आ जाता है, इस केस में भी ऐसे है, इसके पास भी सिर्फ इम्पीरिकल फार्मूला है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ आयोनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका एक ही फार्मूला होता है, वो आपको हर जगह एक ही फॉर्म में नजर आएगा, उसको हम डिफरेंट फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड है या पोटाशियम ब्रोमाइड है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं और इनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। अब यहाँ पर आपने ये बात करनी है कि यहाँ पे आपने ईच एंड एवरीथिंग एलिमेंट का आपको बताना है कि के कौन सा कंपाउंड के जो एटम्स हैं उनके अंदर कितने कितने जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि बेंजीन है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इंपीरिकल फार्मूले से ड्राइव होता है। ठीक है। जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फार्मूला, और इसमें जो एन होगा वो होगा 1 2 3, कोई भी उसमें हो सकता है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन का फार्मूला है C6H6। इसका जो इसको हम ड्राइव किया है हमने इंपीरिकल फार्मूले से, और इसको हमने लिख दिया है CH। ये आपको मैंने बता दिया कि इंपीरिकल फार्मूला हम लिखते कैसे हैं। ठीक है। और इसको अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे बेंजीन को, तो हम C6H6 लिखेंगे। लेकिन अगर हम उसको इंपीरिकल फार्मूले में लिखेंगे तो हम उसको CH लिखेंगे। जैसे ग्लूकोज का केस था, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला था C6H12O6, लेकिन जब हमने उसकी रेशो निकाली थी तो हम CH2O लिखा था उसे। इसका आपने ख्याल करना है, जहां आपसे इंपीरिकल का पूछा जाए वहां पे आपने इंपीरिकल फार्मूला लिखना है, जहां आपसे मॉलिक्यूलर का पूछा जाए वहां पे आपने मॉलिक्यूलर का बताना है। आपने इसको मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना। और ये इसका सिंपलेस्ट तरीका है इसको याद रखने का, कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, उसको हम मॉलिक्यूलर से ड्राइव कर लें या मॉलिक्यूलर को एम्पिरिकल से कर लें, उसकी एक ही बात है।
कंपाउंड्स होते हैं जिनका सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। सॉरी, जिनका सेम मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वाटर है, और एक और मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखना चाहेंगे तो वो भी हम वही लिख देंगे, एम्पिरिकल ही लिख देंगे, क्योंकि उसको लिखने का और कोई तरीका है ही नहीं, उसके पास एक ही आइन है। इसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है? The sum of atoms atomic masses of all the atoms present in the molecule of a molecular substance। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमें जितने भी हमारा एक फार्मूला है, ठीक है, हमें एक कंपाउंड दे दिया है, और उस कंपाउंड के अंदर जितने भी हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड आप देख रहे हैं एग्जांपल में HNO3, तो इसमें हमने हर एक एटम का मॉलिक्यूलर मास लेना है, ठीक है, एटॉमिक वेट लेना है हमने, और एटॉमिक मास लेना है या एटॉमिक वेट लेना है, एक ही बात है। वो उनको फिर हमने सम कर देना है, उनका सम निकालना है, प्लस कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का 14 है, 16 है ऑक्सीजन का। अब इसको जब हम लिखेंगे हम इसी तरह ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 16 से, क्यों? क्योंकि 16 जो है वेट है इसका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 है, तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो ये ओवरऑल जो हमारा वेट निकलेगा ये 63 निकलेगा, ठीक है। अब जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम फार्मूला मैथ्स कहते हैं। फार्मूला मैथ्स और फार्मूला यूनिट, ये दोनों चीज़ें तकरीबन, फार्मूला मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ्स ये तकरीबन एक ही चीज़ है, लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम उसको क्या कहेंगे, फार्मूला मैथ्स, और दूसरे के लिए हम उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर मैथ्स। यहाँ आपको तरीका भी बता दिया गया है फार्मूला मैथ्स निकालने का, ठीक है, पोटाशियम सल्फेट का। ये भी आप देखें, आपको दिया हुआ है फार्मूला, ये आपको एक दे दिया है उन्होंने कंपाउंड, और आपने उसका फार्मूला निकालना है, सेम उसी तरीके से ही निकालना है जैसे आपने मॉलिक्यूलर मैथ्स निकाला है, वैसे ही आपको फार्मूला मैथ्स निकालना है। तो अब ये बात है कि बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं 9th और 10th के, इसमें वो कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो आपके कोर्स में है, जो आपको पढ़ाई गई हैं एग्जाम्पल्स या जो एक्सरसाइज में आप पढ़ते हैं, तो कम से कम उनका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक मास, AMU सारा कुछ उनका आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कोई और कंपाउंड उठा दें, या जो आपने ना पढ़ा हो उसको आपको उठा दें। इससे ज़्यादा इजी आपको दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मुश्किल आपका आई डोंट थिंक सो कि आपका आए पेपर में। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपके जो कोर्स में है कम से कम फार्मूले, आप उनका एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, कम से कम ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए, ताकि कोई आपका क्वेश्चन रह ना जाए। और ये मेजोरिटी में ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही आएगा, जो एग्जाम्पल आएगी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही आपको आएगी। तो अगर आपने ये अच्छे तरीके से याद किए हुए होंगे तो आपको आराम से इसके पूरे 5 या 4 मार्क्स और इजीली आप लोग इसको ले लेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। हमने इसमें एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा, आगे हमने मॉलिक्यूलर मैथ्स, फार्मूला मैथ्स, इसका भी हमने डिफरेंस बता दिया। तो अब आपने इसका, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मैथ्स और फार्मूला मैथ्स इसमें डिफरेंस बताएं, तो आपने इसी तरह से करना है, डेफिनेशन लिख देनी है, और इसकी बेशक आप एक एग्जांपल लिखते हैं, क्लोरीन लिखते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं, या वाटर लिखते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप तीनों ही लिखें, आप कोई सा एक लिखते हैं, लेकिन कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। विदाउट एग्जाम्पल जो है डेफिनेशन वो बिल्कुल अधूरी होगी। तो इसलिए जहाँ भी कोई डेफिनेशन आए आप कोशिश करें, अगर उसकी कोई एग्जाम्पल बनती है तो आप उसकी एग्जाम्पल ज़रूर दें, वरना इजीली जो एग्जामिनर है उसको मौका मिल जाएगा, वो आपका एक नंबर इजीली काट लेगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर, ना समझ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसका आंसर करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।